मॉस्को की सड़कों पर गिरफ्तारी के डर के बावजूद उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का विरोध कर शांति की मांग की। वे नारे लगा रहे हैं, अब और युद्ध नहीं, और यह सेंट पीटर्सबर्ग है, सैकड़ों मील दूर। जैसा कि अपेक्षित था और ऐतिहासिक पैटर्न के अनुसार यहां दंगा पुलिस ने युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की और प्रदर्शनकारियों को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले गई। यह युद्ध की शुरुआत में था, लेकिन ऐसा लगता है कि रूसी लोग फिर से विरोध कर रहे हैं और इस बार वे एक बहुत ही अलग कारण के लिए विरोध कर रहे हैं। पुतिन वही सबक सीख रहे हैं जो हर असफल तानाशाह सीखता है। वह प्रेस को चुप करा सकते हैं, लेकिन खाली पेटों को चुप नहीं करा सकते। जैसे ही रूसी लोग खराब होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते टैक्स बिलों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, पुतिन पूरी तरह से कठोर हो गए हैं। उन्होंने बड़े शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि सच फैल जाएगा। लेकिन योजना उलटी पड़ रही है। जबकि पुतिन सुरक्षा की कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रूसी लोग सच्चाई को समझ रहे हैं। इंटरनेट सिर्फ विदेशी ऐप्स के लिए बंद है। राज्य की मंजूर ऐप्स जैसे मैक के ऐप्स अनअफेक्टेड हैं। यह आक्रोश अब विद्रोह में बदल गया है। रूसी लोग टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पुतिन की सरकार को विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और वह भी क्रिसमस मनाने के बहाने के तहत। नवंबर है और युद्ध की राजनीतिक कीमत इतनी बढ़ गई है कि पुतिन के लिए उसे संभालना मुश्किल है। हाल ही में हुई इंटरनेट बंदी तो हद से भी आगे निकल गई है, यहाँ तक कि रूसियों के लिए भी। बस इसे देखिए। ये स्टार रिकॉर्डर की ये कम वक्त ऑपरेटर मेगाफोन बीलाइन एमटीएस। तुम पैसे लेते हो मोबाइल इंटरनेट के लिए और तुम कहते हो कि तुम मोबाइल इंटरनेट प्रदान करते हो। कहते हो कि हम मोबाइल इंटरनेट हैं। हम नहीं हैं जो स्पीड कम कर रहे हैं। हम नहीं हैं जो स्पीड कम कर रहे हैं। तो मुझे वो सेवा क्यों नहीं मिल रही जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन धीमा कर रहा है। कीमत कम कर दो, कम कर दो मोबाइल सेवा के लिए दी गई राशि को। इंटरनेट अन्यथा यह धोखाधड़ी है। धारा 159 समूह एलिट भाग 4। समझ गया तुम हरामियों, समझ गया ग्रुप लिस्ट भाग 4। समझ गया ब्लाद, समझ गया ब्लाद। अब पुतिन का दावा है कि ये इंटरनेट बंदी सुरक्षा बलों से जुड़ी है, जो मानते हैं कि यूक्रेनी ड्रोन को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। रूसियों को अब पुतिन की सोच में खामियां दिख रही हैं। इसकी वजह यह है कि अगर यह सच में ड्रोन के बारे में होता तो पुतिन इंटरनेट बंद नहीं करते। देश के पूर्वी क्षेत्रों में जहां यूक्रेनी ड्रोन शायद ही कभी आते हैं, जैसे इतना शर्मनाक होना ही काफी नहीं था। अगर देखें कि पुतिन क्या नहीं रोक रहे तो पता चलता है कि वह क्या पाना चाहते हैं। देश में इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स पहले से ही बैन हैं। अब अधिकारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शिकंजा कस रहे हैं, जिनका रूसी लोग आपस में बातचीत के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं। यही चीज पुतिन नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि रूसी लोग ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करें जिन्हें वो कंट्रोल न कर सकें। इसीलिए वे ये ऐप्स बार बार बंद करवा रहे हैं। सरकारी ऐप्स जैसे मैक्स और सरकारी न्यूज़ वेबसाइट्स और पुतिन के पसंदीदा अखबार इंटरनेट पर बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है रूसियों को सिर्फ क्रेमलिन की मंजूरी वाले ऐप पर ही बात करनी होगी। अगर वे पढ़ना चाहें तो सिर्फ क्रेमलिन की मंजूर खबरें पढ़ सकते हैं। अगर वे इंटरनेट ब्राउजर्स करना चाहें तो क्रेमलिन के बंद नेट पर ही कर सकते हैं। अब सवाल है, पुतिन ऐसा क्यों और अभी क्यों कर रहे हैं? जवाब है पैसा। सरकार के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। पुतिन के पास अब सिर्फ अपने लोगों का सहारा है। इसी कारण रूसी संसद ने अब तक की सबसे बड़ी टैक्स बढ़ोतरी मंजूर की है और कई गरीब रूसियों की मदद करने वाली सामाजिक सेवाओं में कटौती की है। अब मुझे पता है कि पुतिन खुद को इतिहास प्रेमी बताते हैं, लेकिन शायद उन्हें अमेरिकी क्रांति पर कोई किताब पढ़ लेनी चाहिए। टैक्स बढ़ाना आमतौर पर बहुत बुरा विचार होता है। और सोचिए क्या, अभी रूस के अंदर हालात गर्म होते जा रहे हैं। नो रिस्क रशियंस में दंगे, लोग टैक्स बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यवाही से पहले आयोजक को उसके घर के बाहर ही हिरासत में लिया गया। एक इसी तरह की रैली व्लादिवोस्तोक में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने क्रिसमस मनाने के बहाने अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब हम इस बात के विवरण में जाएंगे कि इन रैलियों में से कुछ को जबरदस्ती क्यों रद्द किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक प्रदर्शनकारी का संदेश सुनिए, देखिए।
बस सोचिए इसके बारे में। ये टैक्स लगभग हर चीज, हर उत्पाद पर लगाया जाता है। हम सभी इसे 20% चुकाते हैं। किस लिए? ताकि कोई अच्छा रह सके और अच्छा खा सके। हम पहले ही अपनी तनख्वाह का लगभग 70% और टैक्स देते हैं। हर किसी की तनख्वाह से 13% काट लिया जाता है। ऊपर से 20% वेट भी है। गणना करके देख लो। इन सभी टैक्सों को जोड़ लो। रियल एस्टेट टैक्स, जमीन का टैक्स और गाड़ी का टैक्स। इन सभी टैक्सों को जोड़ लो। हम काम करते हैं और जीते हैं सिर्फ टैक्स भरने के लिए। क्या ये सामान्य है? हम सोवियत यूनियन में इन लूटने वाले टैक्सों के बिना कैसे जीते थे? हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा थी। हर परिवार के लिए मुफ्त और शानदार घर थे, शानदार चिकित्सा थी और उन्नत विज्ञान था। हम लगभग हर मामले में एक अग्रणी देश थे, बाकी दुनिया से आगे थे। इस लूट के बिना लोगों अब बहुत हो गया। वे बस हम सबको लूट रहे हैं, अंधाधुंध। हमें बस लूटा जा रहा है। अब देखिए, रूस एक बहुत अनोखी जगह है जहां आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आप पुतिन के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी और आप क्रेमलिन के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। यही वह जगह है जहां पुतिन के लिए चीजें पटरी से उतर गईं। 6 नवंबर को व्लादिवोस्तोक में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। उन्हें स्थानीय अधिकारियों से सामान्य अनुमति मिल गई थी, लेकिन विरोध के दौरान माहौल गर्म हो गया और कुछ नारे लगाए गए जो पुतिन और क्रेमलिन की नीति के खिलाफ थे। लीदा व्लादिमीर इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी कारण जब प्रदर्शनकारियों ने दोबारा परमिट मांगा, अधिकारियों ने मना किया, कहते हुए कि वह क्षेत्र क्रिसमस के लिए चाहिए। अब मुझे रूसी ऑर्थोडॉक्सी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि रूसी क्रिसमस 7 जनवरी को होता है। उन्हें वहां भव्य उत्सवों की योजना बनानी होगी, तभी इलाके की तैयारी में 2 महीने से ज्यादा समय चाहिए। अब ये सिर्फ व्लादिवोस्तोक में ही नहीं हो रहा है। हमारे पास एक और सर्बियाई शहर है जिसने विरोध प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कई बार लगता है मैं ओनियन का लेख पढ़ रहा हूं, लेकिन यही सच्चाई है। रूसी लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, उनकी स्थिति हर दिन और खराब होती जा रही है। असल में कुछ क्षेत्रों में तो अब नियोक्ता सेना के साथ मिलकर लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वे मुफ्त में काम करें। तकनीकी तौर पर मुझे लगता है यह टैक्स है, लेकिन पुतिन इसे टैक्स नहीं कह रहे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है कि कुछ क्षेत्रों में रक्षा कंपनियों के कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा रूसी सेना की जरूरतों के लिए देंगे। रीजनल बैंड ऑफ पीपल्स फ्रंट कोalition ने हमारी विजय की परियोजना शुरू की है। कर्मचारी अपने काम के समय में 1 घंटा रूसी सैनिकों के लिए उपकरण खरीदने के पैसे कमाने में लगाएंगे। योगदान लगभग 500 रूबल या लगभग $6 प्रति माह होने का अनुमान है। आयोजकों के मुताबिक यह विचार कई कंपनियों में लागू हो चुका है और 2026 तक अधिकतर रक्षा कंपनियों को शामिल करने की योजना है। इसका मतलब रूसियों को युद्ध के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। अगर मैं ईमानदारी से कहूं, पुतिन कहते हैं पैसा सैनिकों के लिए है, लेकिन असल में बहुत सा पैसा उनका फायदा उठाने वालों को मिल रहा है। टिकटॉक पर एक रूसी महिला की इस पोस्ट को देखिए। मैं अपने भाई के आभारी हूं जो विशेष सैन्य अभियान में मारा गया। इस अपार्टमेंट के लिए धन्यवाद छोटे भाई। मैं इस पर मजाक नहीं करूंगा, पर कम से कम यह उसकी बहन को मिल रहा है। अधिकांश मामलों में रूस में परिवार को कुछ नहीं मिल रहा। इस रिपोर्ट को देखिए जिसे रूसी मीडिया कवर कर रही है, और यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी रूसी मीडिया की रिपोर्टों की कवरेज होती है। रूस में एक नया ट्रेंड बढ़ रहा है जहां इन्फ्लुएंसर्स युवा लड़कियों को सिखा रहे हैं कि वे कैसे ऐसे सैनिक को ढूंढ सकती हैं जिसे मोर्चे पर भेजा जाने वाला है, और उसके भेजे जाने से ठीक पहले उससे शादी कर सकती हैं। तो क्या उसकी मौत हो जाएगी? और इसकी संभावना भी है। दुल्हन विधवा बन जाएगी और उसे रूसी सरकार से लाखों रूबल मिलेंगे, और ये बहुत बड़ी रकम है। कभी कभी कुछ क्षेत्रों में कीमत असली कीमत नहीं होती। मुझे सही शब्द नहीं पता। कुछ क्षेत्रों में एक मौत पर बोनस $20,000 तक होता है। इसका मतलब है कि रूसी लोग 1 साल की औसत रूसी सैलरी से 20 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। सिर्फ शादी या परिवार में किसी की मौत पर ही यह वाकई बहुत पैसा है। अब जो समस्या सामने आ रही है वो ये है कि सैनिकों के परिवार इस पैसे को चाहते हैं, और ये नई पत्नियां भी वही पैसा चाहती हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प मामला है जिसने पूरे रूस में राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। एक सैनिक था
जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, और जैसे ही उसने सेना में भर्ती ली, उसने अगले ही दिन किसी से शादी कर ली। समस्या बस इतनी थी कि उसने परिवार को अपनी नई दुल्हन के बारे में नहीं बताया। और उसकी नई पत्नी कभी उसके घर नहीं गई या किसी से मिली नहीं। असल में वह अपने पूर्व पति और उनके बच्चों के साथ ऐसे ही रहती रही जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। वास्तविक समस्या तभी शुरू हुई जब वह सैनिक युद्ध में सच में मारा गया। मुआवजा लगभग $1,80,000 था और उसकी असली बहन ने वह पैसा मांगा, लेकिन उसकी नई पत्नी ने भी वही बोनस मांगा। अब आप देख सकते हैं कि यह रूस में असली लॉ एंड ऑर्डर एपिसोड जैसा बनता जा रहा है। यही वह समय था जब रूसी मीडिया ने यह देखना शुरू किया कि ये स्थितियां वास्तव में कितनी आम हैं, और जो उन्होंने पाया वह रूसियों के लिए भी वाकई चौंकाने वाला था। जाहिर तौर पर यह एक बहुत आम तरीका है जिसे रूस में बहुत सी युवा महिलाएं आजमा रही हैं। असल में सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका नाम है डेट्स विद शोल्डर मार्क्स, जो कि वर्दी पहने किसी व्यक्ति के लिए एक उपमा है। असल में अब अपराधी गिरोह भी शामिल हो रहे हैं। रूस के एक दूर दराजा इलाके में काम कर रहा एक गिरोह अकेले पुरुषों को ढूंढता था, उन्हें सैन्य सेवा में साइन करने के लिए मनाता था और फिर उनके लिए एक फर्जी शादी की व्यवस्था करता था। अगले दिन वे सैनिकों की वित्तीय जिम्मेदारी भी संभालते थे। इसका मतलब था कि वे सिर्फ सैनिक के घायल या मारे जाने पर मिलने वाले भुगतान से फायदा नहीं उठाते थे, वे उसकी तनख्वाह, साइनिंग बोनस और शायद अधिक भी ले लेते थे। यह सब दिखाता है कि पुतिन कहते हैं कि रूस उन लोगों के लिए शरण स्थल है जो पश्चिमी नैतिक पतन से दूर होना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां दिखाती हैं कि असल में रूसी ही नैतिक पतन में सबसे आगे हैं। दुख की बात यह है कि असल में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सैनिक मर रहे हैं, सिर्फ उन सैनिकों की माताओं को फर्क पड़ता है। यह आखिरी क्लिप बहुत दुखद है, देखिए। मेरे बच्चे को यातनाएं दी गईं, पीटा, चाकू से काटा, उबलते पानी से जलाया और रस्सी से गला घोंटा गया। फिर उसी रस्सी से वे उसका शव घसीटकर कचरे के डिब्बे तक ले गए। फरवरी 2025 में 2 एसएमओ प्रतिभागियों ने लर्मोंतोव के 22 वर्षीय वादिम वाश्चेंको की बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन उन पर मुकदमा चलाया जाने वाला था। लापरवाही से मौत का कारण बनने वाली गंभीर शारीरिक क्षति के लिए वादिम की मां नतालिया ने बस्त्रीकिन से अपील रिकॉर्ड की। बाद में एसएमओ सैनिकों पर हत्या का आरोप लगा, लेकिन 6 महीने बाद भी अपराधियों को सजा नहीं मिली। नतालिया वाश्चेंको ने एक बार फिर जांच समिति के प्रमुख से अपील की है। जांच को साफ तौर पर टाला जा रहा है। तो मैं आपसे अलेक्जेंडर इवानोविच फिर अनुरोध करती हूं कि आप आपराधिक मामले की प्रगति पर खास ध्यान दें। अपराधी पहले भी कई अपराधों जैसे हत्या में दोषी पाए गए, लेकिन अनुबंध पर दस्तखत के बाद एसएमओ चले गए। इसके अनुसार वे मातृभूमि के नायक और रक्षक बने, लेकिन हत्या करते रहे। मामला अदालत में जाए, फिर भी वादिम वाश्चेंको के हत्यारे सजा पाने के बजाय मोर्चे पर लौट सकते हैं। ऐसी कहानियां पारंपरिक मीडिया नहीं कवर करता, इसलिए हमने यह चैनल बनाया। तो अगर आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। यह एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है और इसमें आपका समय ही लगता है, कोई खर्च नहीं होता। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा।